आज का पहला क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा है। जैसा कि हम लोग एसएससी के अंतर्गत प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को कर रहे हैं एक एक करके। तो हम लोगों का ये 3rd क्लास है। कोई बात नहीं, अगर आप पिछला क्लास नहीं भी देखे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप पहले इसको आगे बढ़िए। आपको पिछले फर्स्ट क्लास में भी बताया गया कि इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन संगीत और नृत्य से लेकर रहता है। तो पहला क्वेश्चन है कि पंडित शिव कुमार शर्मा, तो शिव कुमार शर्मा का संबंध किस शैली से है, किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताए थे कि शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं। क्या है शिव कुमार शर्मा? संतूर वादक हैं। कैसे क्या आपको ये शिव कुमार शर्मा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, भारत के जम्मू कश्मीर के, और ये किस यंत्र को बजाते हैं? तो संतूर यंत्र को बजाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में क्या है? अघुलनशील है। मतलब क्या है कि पानी में वो घुलता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो है चॉक पाउडर। क्या है? चॉक पाउडर। क्योंकि चॉक पाउडर जो होता है, चॉक पाउडर पानी में घुलता नहीं है। चॉक पाउडर का सूत्र किसी को पता है? तो चॉक पाउडर जो कैल्शियम कार्बोनेट को ही चॉक पाउडर कहा जाता है। आपको पता होगा कि CaCO3, क्या बोल रहे हैं? CaCO3 जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसी को कहा जाता है चॉक पाउडर। और चॉक पाउडर पानी में घुलता नहीं है। अब आप बताइए लाइम किसको कहा जाता है? लाइम कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड के, CaO को कहा जाता है लाइम। चलिए 3rd क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं कि भारत के किस विभाग ने वन हेल्थ प्रायोगिक मामले, क्या बोल रहा है? वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना, पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है शुरू करके देखते हैं, अगर चला तो चलेगा, नहीं चलेगा तो उसको बंद कर दिया जाएगा। तो वन हेल्थ को लेकर, वन मतलब आप जानते हैं फॉरेस्ट हेल्थ को लेकर एक परियोजना चालू की है प्रयोग के तौर पे। ये किस मंत्रालय द्वारा चालू किया गया है? तो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चालू किया गया है वन हेल्थ परियोजना। अब आप लोग बताएंगे कि भारत का पशुपालन मंत्री कौन है? तो भारत का पशुपालन मंत्री आप लोगों को पता होगा, प से पशुपालन, प से पुरुषोत्तम रूपाला नाम है इनका। क्या नाम है? पुरुषोत्तम रूपाला जो है ये आपका भारत के पशुपालन मंत्री हैं। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, निम्न में से क्या एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है? आपको पता है कृत्रिम का तात्पर्य होता है जो मनुष्य द्वारा बनाया गया। तो कृत्रिम, देखिए बगीचा भी एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, तालाब भी हो सकता है, झील और जंगल नहीं हो सकती है। क्या होगा? झील और जंगल नहीं हो सकता है। तो अगर आप देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, लेकिन ज़्यादा कौन सही है? तो अब देखिए तालाब कभी कभी प्राकृतिक रूप से भी बन जाता है, तो इसका क्या होगा? बगीचा आंसर एकदम करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब सही आंसर इसका क्या होगा? आपको पता चल गया, बगीचा होगा। ठीक, तो 80 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, ये जनगणना से एक क्वेश्चन है। आप अब तक एक चीज़ देख चुके होंगे कि एसएससी में एक क्वेश्चन फिक्स जनगणना को लेकर रहता है, और भारत सरकार की जनगणना आपको सेम पढ़नी है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात मतलब प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या। तो भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 943 है। तो 943 तो ऑप्शन में है नहीं, तो अब कौन सा सही होगा? तो 943 के आसपास वाला ऑप्शन कौन है? प्रति 1000 पुरुषों में से 940 महिलाएं भारत में पाई जाती है। यहाँ तक समझ आ गई? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप लोगों को ये बताइए कि भारत की साक्षरता दर क्या है, जो कि पिछले क्लास में आपको बताया गया है। ठीक है, तो अगर नहीं पता है तो हम लास्ट में बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्न में से कौन सा ट्रेन सबसे तेज चलता है? भारत की सबसे फास्ट ट्रेन कौन सी है? तो अप्रैल 2022 क्या फरवरी 2023 तक में भी वही ट्रेन अभी सबसे ज़्यादा तेज है भारत का, और स्पीड बढ़ाते ही जा रही है। अपडेटेड वर्जन में वो वंदे भारत एक्सप्रेस। कौन सा ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस। इसकी स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा मापी गई है। 180 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब आप समझ रहे हैं कि 1 मिनट में 3 किलोमीटर, ये हवाई जहाज से भी जैसा स्पीड है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा डैश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय मतलब जो अंतिम पंक्ति में समाज के लोग हैं, जो बेहद गरीब लोग हैं, उसके लिए अन्न योजना शुरुआत की गई। किसके लड़ने के लिए? तो गरीबी से लड़ने के लिए। तो गरीबी से लड़ने के लिए जो है भारत ने किसकी शुरुआत की? अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की। तो यहाँ तक बातें स्पष्ट हो गई होगी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस व्यक्तित्व
जिन्हें सने भरे उपनाम भारत की स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। भारत का स्वर कोकिला किसे कहा जाता है आपको पता होगा। लता मंगेशकर को भारत का स्वर कोकिला कहा जाता है। और इसका निधन जो है फरवरी 2022 में हो गई। बहुत बड़ी शख्सियत है, भारत रत्न भी इनको मिल चुका है। और दूसरी बात, ये तो स्वर कोकिला है। अगर आपको ये पूछे कि भारत कोकिला किसको कहा जाता है, तो भारत कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। किसको कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारत कोकिला। और स्वर कोकिला किसको कहा जाता है? लता मंगेशकर को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के किस स्थल पर गौतम बुद्ध ने पहले धर्म का प्रचार किया? ये पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश किस पे दिया। तो आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध जो है, जिसको हम लोग भगवान बुद्ध भी कहते हैं, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई? बोध गया में। उसका निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? कुशीनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में। बराबर की गुफाएं, ये गुफाएं आपका महाराष्ट्र में है, ये अलग है, बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफाएं है, बराबर की गुफाएं, लेकिन गौतम बुद्ध के समय की नहीं मानी जाती है। अब आते हैं सारनाथ। यही को जगह है जहाँ, जिसको सारनाथ या इसी को ऋषि पत्तनम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋषि पत्तनम। ठीक, तो ऋषि पत्तनम एक जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला क्या दिया था? उपदेश दिया था। और यही पूछा जा रहा है कि पहले धर्म का प्रचार उन्होंने कहाँ किया? तो सारनाथ में, या दूसरा ऑप्शन की इसी का दूसरा नाम क्या है? ऋषि पत्तनम। एक बार फिर रिपीट कीजिए। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति, कुशीनगर में गौतम बुद्ध का क्या हुआ? मृत्यु हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी बोलते हैं। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। क्या होगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। यह बेकिंग सोडा का है। अब लिख लीजिए इंपॉर्टेंट रासायनिक सूत्र, कैल्शियम हाइपोडाइक्लोराइड, CaOCl2। ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र। किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। तो आपको दो सूत्र पता चला। एक बेकिंग सोडा का सूत्र क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र पता है CaOCl2। ठीक, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। आप लिख लीजिए धोवन सोडा का सूत्र। धोवन सोडा का सूत्र है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। क्या बोल रहे हैं? सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। क्या होगा? 10H2O। किसका सूत्र है आपका? धोवन सोडा, धोने वाला सोडा का। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र है। इस सवाल को हम कल के क्लास में बताएंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या सूत्र होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हम लोग भारत के अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष किसे कहता है? वित्तीय वर्ष, आप लोग मार्च क्लोजिंग वाले तो परेशान होंगे, वित्तीय वर्ष से आने वाला है 1 अप्रैल से 31 मार्च जो होता है भारत का वित्तीय वर्ष होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है, लेखा वर्ष। लेखा वर्ष जो होता है भारत का, लेखा वर्ष होता है भारत का 1 जुलाई से 31 जून। क्या बोल रहे हैं हम? याद रखिएगा, लेखा वर्ष है ये। 1 जुलाई से यानी 30 जून। ठीक, ये आपका लेखा वर्ष होता है। लेकिन अगर वित्तीय वर्ष पूछे तो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेम आग्नेय चट्टान का उदाहरण की चर्चा करता है। सेम आग्नेय चट्टान की उदाहरण का चर्चा करता है आसिताश्म, जिसको बेसाल्ट भी बोलते हैं। हिंदी में उसको आसिताश्म बोलेंगे। उस बेसाल्ट जो है आग्नेय चट्टान है। बाकी सब ये सब जो है ये ये अवसादी चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान है। ठीक है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि आग्नेय चट्टान कौन सा है? तो बेसाल्ट है। अब अगला FIH द्वारा, मतलब फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी टीम जो है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन जो है, उसके द्वारा हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो 2018 का हॉकी विश्व कप कौन जीता? ये अपने आप में हास्यास्पद क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए ताकि एक क्वेश्चन आपको नहीं बनाना होता है और उसके बाद आप डिप्रेशन में आ जाएं। अब सोचिए 2022 मई का एग्जाम का है और पूछा जा रहा है आपसे कब? 2018 का करंट अफेयर्स। तो इसका आंसर बेल्जियम होगा। क्या होगा? बेल्जियम। ठीक, अगला प्रश्न की बात करते हैं कि गुलाम वंश का शासक कौन? गयासुद्दीन बलवन। बलवन के बारे में आप जानते होंगे। इन्होंने किसकी उपाधि धारण की थी? इन्होंने जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी, भगवान की छाया, गयासुद्दीन बलवन ने। और आपको याद होना चाहिए बलवन मध्यकाल के ऐसे शासक हुए, दिल्ली सल्तनत वंश के ऐसे शासक हुए जिन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी, जिसको रक्त पिपासु भी कहा जाता था। ठीक है, तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाया था? बलवन ने अपनाया था। और जिले इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? बलवन ने धारण की थी।
चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। अब अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। होता क्या था कि अगर आपके पास संतान नहीं है तो अंग्रेज आपके राज्य को हड़प लेता था। तो ये चालू की थी लॉर्ड डलहौजी ने। हड़प नीति भी बोलते हैं, व्यक्तिगत का सिद्धांत बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स कहते हैं। कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। और यहाँ से लॉर्ड डलहौजी से और भी कुछ क्वेश्चन देखिए। लॉर्ड डलहौजी के समय ही अंग्रेजी शासन का जो है विस्तार अब बंद हो गया और अंग्रेजों ने सबसे अंत में जो मिलाया था वो पंजाब को मिलाया था। किसको मिलाया था? पंजाब को सबसे लास्ट में अपने शासन के अधीन मिलाया था। तो व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय। उसके बाद इसमें से लॉर्ड माउंटबेटन, आपको पता है भारत को आज़ादी देने के लिए लास्ट में कौन आया था? लॉर्ड माउंटबेटन आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में आईएएस का जनक कहा जाता है। किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। तो आपको याद रखिएगा माउंटबेटन भारत को आज़ादी दिया है, ठीक। और उसके बाद जो है कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। और व्यक्तिगत का सिद्धांत किसने? लॉर्ड डलहौजी के समय आया है। अब अगर आप बात करें लॉर्ड कैनिंग का, तो लॉर्ड कैनिंग जो है इसी के समय 1857 की क्रांति हुई थी। याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुई थी? 1857 की क्रांति। और ये भारत के प्रथम वायसराय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न आपका बनता है कि 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और लाहौर के बीच की जो संधि हुई वो क्या था? कब के बारे में पूछा जा रहा है? 1846 में। देखिए आपको बताए थे ये राजा दिलीप सिंह के द्वारा ये संधि की गई है। किसके द्वारा? 1846 में राजा दिलीप सिंह के द्वारा ये संधि की गई है, ठीक। तो 1846 की संधि किसके द्वारा? महाराजा दिलीप सिंह के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से कौन भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी है? यहाँ से कई क्वेश्चन पूछेगा। भारत रेगिस्तान की एकमात्र नदी लूनी है। भारत की सबसे छोटी नदी भी कौन है? लूनी है। अगर पूछे भारत की सबसे छोटी नदी कौन है तो लूनी। भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र नदी कौन है? लूनी। और लूनी की भी एक सहायक नदी है, इसका नाम है मिठरी। क्या है? मिठरी। लूनी की सहायक नदी कौन है? मिठरी। और आप बताएंगे कमेंट करके विश्व की सबसे छोटी नदी कौन सी है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा राज्य 2023 में पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगी? यहाँ से कई क्वेश्चन है। देखिए 2023 में अब तो ये विश्व कप हो चुका है। अब ये हॉकी हुआ कहाँ था? उड़ीसा में। उड़ीसा में एक स्टेडियम है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम? बिरसा मुंडा स्टेडियम में जो है हॉकी विश्व कप का आयोजन किया गया। और बिरसा मुंडा स्टेडियम जो है दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है। अब आप लोग बताएंगे कि भारत का सबसे बड़ा या दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत में है, जिसका नाम क्या है ये बताइए आप। यानी दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भी भारत में है, उड़ीसा में बिरसा मुंडा स्टेडियम। अब क्रिकेट स्टेडियम भी भारत में ही, बताइएगा कि उसका नाम क्या है। अब अगला है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्ज ऑफ कम्युनिज्म। यानी मोदी, ये किताब का लेखक कौन है? तो ये किताब है सीताराम येचुरी का किताब है। किसका? सीताराम येचुरी का। अगला है ओडिसी नृत्य शैली मूल रूप से किस राज्य का है? ओडिसी नृत्य शैली आपको बताए थे उड़ीसा का है। नाम से ही पता चलता है ओडिसी है, उड़ीसी का। अब आप देखिए आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। आपको याद रखा है तो आंध्र से आधा, पूरी याद रखिएगा कुचिपुड़ी। तो आधा पूरी मतलब आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी। तमिलनाडु में आपको बताए थे भरतनाट्यम। कौन सा डांस होता है तमिलनाडु में? भरतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद केरल में 2 डांस है, एक है मोहिनी अट्टम और दूसरा क्या है वो आपको बताना है, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं निम्न में से किस राज्य का विधानसभा में 2 सदन है? देखिए भारत के कुल 6 राज्य हैं जिसमें 2 सदनीय विधानसभा है, जिसमें से एक महाराष्ट्र है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है और बाकी के राज्य आपको कर्नाटक है, तमिलनाडु है। तो आपको पता है भारत के इन राज्यों में क्या है? द्विसदनीय विधानमंडल है, मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। तो ऑप्शन के अनुसार कौन होगा? महाराष्ट्र सही होगा। तो अब अगला है निम्न में 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? मौलिक कर्तव्य 11 हैं। अब देखिए अगर पूछेगा भारत के मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे, उसको बाद में जोड़ा गया है। तो भारतीय मौलिक संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य। लेकिन अगर पूछे कि भारतीय संविधान में सर्वप्रथम कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, तो 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। बाद में 11वां नंबर शिक्षा जो है कि माता पिता के लिए बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना जोड़ा गया, ठीक है। तो भारतीय मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अभी कितने हैं? टोटल 11 हैं। अब अगला है आपका ऐहोल की राजधानी कहाँ? ऐहोल की राजधानी चालुक्यों की राजधानी थी। ऐहोल किसकी राजधानी थी? चालुक्यों की राजधानी थी। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम है और आपको पता होगा, ठीक।
अब अगला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, कौन सा? कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में है? आपको पता होगा कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? कोणार्क का सूर्य मंदिर है आपका उड़ीसा में। तो कोणार्क का नृत्य भी कहाँ होगा? उड़ीसा में होगा, सिंपल से है। अब अगला है हजारिका सत्रिय, ऐसे याद रखिएगा, 1000 रुपये का शर्त लगाया, 1000 रुपये का शर्त लगाया। तो हजारिका को कौन सा नृत्य से संबंधित है? सत्रिया नृत्य से संबंधित है। तो आप लोग तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं कोई, ये बहुत बुरी बात है। आप लोग वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला बढ़े और आपके लिए ढेर से ढेर क्लास उपलब्ध करवाया जा सके।